चैनल चित्रवाल में स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे सब्जियां और सब्जियों के अंतर्गत अपन ने यानी देखा था टमाटर अपन ने पढ़ लिया था, मिर्चा अपन ने पढ़ी, बैंगन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, इटिस से अपन ने पढ़े। आज की जो अपनी क्लास है वो ले लेते हैं मूली की, यानी नेक्स्ट जो अपना वेजिटेबल्स के रूप में लेते हैं वो अपन लेते हैं मूली। देखो मूली के यानी मूली का जो बोटनिकल नेम होता है वो मूली का बोटनिकल नेम क्या होता है? रेफिनस सैटिवस। मूली का जो बोटनिकल नेम होता है वो क्या होता है? रेफिनस सैटिवस। देखो बोटनिकल नेम तो आपको कंप्लीट ही याद करने हैं, बार बार आपको कह रहा हूं कि बोटनिकल नेम आपको याद करने हैं। तो आपको मूली का जो बोटनिकल नेम आपके पास में आया वो क्या आया? रेफिनस सैटिवस। फिर बात कर लेते हैं इसकी जो फैमिली आती है वो आती है आपकी ये ब्रेसिका के अंतर्गत ही आती है। तो इसकी जो फैमिली होती है वो क्या होती है? ब्रेसिकेसी। यानी मूली की फैमिली कौन सी होगी? ब्रेसिकेसी। और ओरिजिन प्लेस जो होता है वो होता है भारत व चीन। यानी संयुक्त रूप से अपन इसका जो ओरिजिन प्लेस बताएंगे वो ओरिजिन प्लेस पर बताएंगे भारत व चीन। फिर बात करते हैं कि मूली में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो मूली में विटामिन ए व सी दोनों पाए जाते हैं। कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं? ए व सी दोनों विटामिन पाए जाते हैं। बात करते हैं मूली के लिए जलवायु। मूली के लिए आपको क्या करना है? जलवायु ध्यान रखनी है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बात बता रहा हूं कि जलवायु आपको याद करनी कैसे है। जलवायु आपको ध्यान रखनी है कि आपकी जो फसल होती है उसको कब बोया जाता है। तो अपन मूली को कब बोते हैं? सर्दियों में बोते हैं। सर्दियों में बोने का मतलब क्या शब्द आपके पास में आ गया? शीतोष्ण आ गया। आपके पास में क्या आ गया? शीतोष्ण आ गया। तो यहाँ पर अपन ने लिखा शीतोष्ण व नम जलवायु। यानी मूली के लिए अपने को शीतोष्ण व नम जलवायु की क्या होती है? आवश्यकता होती है। यहाँ फिर बात करते हैं जलवायु के अंतर्गत ही टेम्परेचर की। इसकी बात करेंगे टेम्परेचर की। तो देखो सर्दियों में नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो होगा लगभग 15-20 के आसपास होता है। तो यहाँ जो मूली होती है उसके लिए अपने को 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। ये देखो एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके बताता हूँ। आपने पढ़ा यानी फूल गोभी, और फूल गोभी का जो कर्ड था उस कर्ड के लिए अपन ने पढ़ा था 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर पढ़ा था अपने फूल गोभी के लिए, उसके लिए पत्ता गोभी के लिए अपन ने पढ़ा 12 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एवरेज जो टेम्परेचर आता है वो 10 से 20 के बीच में आता है। अब यहाँ पर अपने को थोड़ा सब में यानी क्या करना है? ध्यान रखना है कि कहां से कहां तक इसमें आएगा। तो आपकी जो मूली होती है मूली के लिए टेम्परेचर आएगा 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। इसके बाद में मूली की अपने को सीड रेट ध्यान रखनी होती है, बीज दर ध्यान रखनी होती है। तो मूली की 2 बीज दर अपन ध्यान रखेंगे। कितने बीज दर ध्यान रखेंगे? पर मूली की 2 बीज दर ध्यान रखेंगे। एक अपने को ध्यान रखना होता है एशियाई की। अपने एक तो आता है एशियाई मूली और दूसरी आपके आती है यूरोपियन मूली। ठीक है। एशियाई जो मूली होती है उस एशियाई मूली की जो सीड रेट होती है वो होती है 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। कितने ध्यान रखनी है? 6 से 8 केजी प्रति हेक्टेयर। और जो यूरोपियन मूली होती है उस यूरोपियन मूली की आपको सीड रेट याद रखनी है 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी 6 से 8 एशियाई और 8 से 10 यूरोपियन। ठीक है। इसके बाद में आते हैं इसकी वैरायटियों के ऊपर, यानी वैरायटियां कौन कौन सी आती है इसमें। तो एक वैरायटी देखो अपन ने पढ़ा था पूसा केतकी। ये पूसा केतकी अपन ने किसके अंतर्गत पढ़ा था? गोभी के अंतर्गत पढ़ा था। लेकिन यहाँ पढ़ना है पूसा चेतकी। क्या पढ़ना है? पूसा चेतकी। वैरायटी का नाम आपके पास में आ गया पूसा चेतकी। मैंने डिफरेंस बता दिया। गोभी के अंतर्गत पूसा केतकी और यहाँ पर पूसा चेतकी शब्द आपके पास में आ जाता है। फिर आता है पूसा रेशमी। नेक्स्ट वैरायटी पर देखते हैं वो देखते हैं पूसा रेशमी। फिर आता है पूसा हिमानी। नेक्स्ट वैरायटी अपने पास में देखिए अपन ने पूसा हिमानी। फिर आता है अर्का निशांत। यानी आपने देखा पूसा चेतकी, पूसा रेशमी, पूसा हिमानी, अर्का निशांत। फिर आते हैं पंजाब सफेद। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने देखा व्हाइट इसिकल।
व्हाइट इसिकल मूली की सीडलेट, ठीक है। फिर आता है राउंड चेरी बेल, नेक्स्ट वेराइटी अपन देखते हैं, और नेक्स्ट वेराइटी के रूप में अपने पास में आता है राउंड चेरी बेल। ये आपको वेराइटी ध्यान रखनी है किसके लिए, मूली के लिए। पूसा रेशमी, पूसा हिमानी, पूसा चेतकी, अर्का, निशान, पंजाब सफेद, व्हाइट इसिकल, राउंड चेरी बेल, ठीक है। ये तो अपने को किस क्या याद रखना है, वेराइटियां ध्यान रखनी है। फिर बात आती है मूली के लिए कीट, यानी मूली में किन किन कीटों का प्रकोप होता है। तो देखो मूली में पहला जो कीट होता है वो एफिड का ही प्रकोप होता है। किसका प्रकोप होता है, एफिड का प्रकोप होता है। तो पहला कीट आपने कीटों के अंतर्गत बता दिया, एक तो एफिड, ठीक है। दूसरा आपका लगता है आरा मक्खी, दूसरा क्या लगता है, आरा मक्खी। देखो अपने सरसों में भी लगते हैं, किसमें लगते हैं, सरसों में भी लगते हैं। तो पहला एफिड आ गया, दूसरा आरा मक्खी आ गया, और तीसरा आपको बताना पेंटेड बग। तीसरा कीट कौन सा बताना है, पेंटेड बग। यानी तीनों जो कीट है वो आपको सरसों में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं रोगों के ऊपर, यानी आपके मूली में कौन कौन से रोग लगते हैं। तो मूली में जो मोस्टली एक रोग सबसे ज्यादा रोग लगता है, उस रोग का नाम है सफेद रोली। रोग का नाम क्या है, सफेद रोली। और जो सफेद रोली होता है वो किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है। कवक का नाम क्या है, तो एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा के द्वारा ये होता है, एल्बुगो कैंडिडा, ठीक है। कवक का नाम आ गया, सफेद रोली रोग हो गया, कवक आ गया, एल्बुगो कैंडिडा कवक के द्वारा फैलेगा। और क्या होता है, यानी जो आपका मूली होता है उस पत्तियों के ऊपर क्या होता है, व्हाइट कलर के ऐसे धब्बे चूर्ण बन जाता है। वो रोग कौन सा आ जाता है, आपका सफेद रोली रोग आ जाता है। फिर आता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, यानी कायिकी विकार, और कायिकी विकार के अंतर्गत आता है ब्राउन हर्ट। कायिकी विकार, कायिकी विकार के अंतर्गत इसका जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है ब्राउन हार्ट। कौन सा रोग है, ब्राउन हार्ट। जो ब्राउन हार्ट होता है वो किसके कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। तो ब्राउन आपको पूछा जा सकता है कि आपके मूली में जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कौन सा, ब्राउन हार्ट, ये किसके कमी के कारण होता है। तो आपको बताना है बोरोन की कमी के कारण होता है, ठीक है। चलो इसके बाद देखो इसमें एक क्रिया होती है, उस क्रिया का नाम है स्टेगलिंग। क्रिया का नाम क्या है, स्टेगलिंग। देखो स्टेगलिंग होता क्या है, स्टेगलिंग होता क्या है। तो अपन क्या करते हैं, मूली को बीज के लिए, मूली को बीज के लिए तैयार करते हैं, बीज बनने के लिए तैयार करते हैं। वो क्रिया क्या कहलाती है, स्टेगलिंग कहलाती है। तो यहाँ पर आप कह दीजिए मूली की जड़ों को, मूली की जड़ों को बीज बनने के लिए तैयार करना, या बीज के लिए तैयार करना, बीज के लिए तैयार करना क्या कहलाता है, स्टेगलिंग कहलाता है। होता क्या है, देखो अपन क्या करते हैं, कंप्लीट जो मूली होती है उसको एक बार उखाड़ लेते हैं। उखाड़ कर जो उसका ऊपर का 1/3 भाग होता है उसको क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। यानी जो नीचे का 1/2 भाग होता है उसको तो क्या कर लेते हैं, यूज में ले लेते हैं। यानी अपने जो खाने के वगैरह या जो भी आपका यूज होता है उसके रूप में ले लेते हैं। ऊपर का जो 1/3 भाग होता है उस 1/3 भाग को वापस अपन क्या करते हैं, यानी मृदा में उसको लगा देते हैं। उससे क्या हो जाता है, वो अंकुरित हो जाती है, और अंकुरित होकर बीज तैयार, उससे बीज अपन तैयार करते हैं। वो क्रिया क्या होती है, आपकी स्टेगलिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको याद रखना है इसकी उपज यानी यील्ड कितनी होती है। तो दोनों की यील्ड अपने को अलग अलग याद रखनी है। जो यूरोपियन जो यील्ड होती है, जो यूरोपियन यील्ड अपने को 80 से 100 क्विंटल प्राप्त होती है। यूरोपियन जो वेराइटियां हैं उन यूरोपियन से अपने को कितनी यील्ड प्राप्त होती है, 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। और जो आपके एशियाई होती हैं, कौन सी, एशियाई जो वेराइटियां होती है उन एशियाई मूली से अपने को 100 से 120 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपने क्या पढ़ने में क्या देखा, यानी मूली देखी। इसके बाद में नेक्स्ट अपने को देखना है गाजर। क्या देखना है, गाजर।
देखो गाजर, गाजर का बॉटनिकल नेम डोकास कैरोटा। बॉटनिकल नेम क्या रहता है? डोकास कैरोटा। फिर बात करते हैं फैमिली। फैमिली क्या होती है गाजर की? अम्बेलिफेरी। गाजर की फैमिली कौन सी आती है? अम्बेलिफेरी आती है। विटामिन कौन सा पाया जाता है गाजर में? मैं विटामिन से आपको पढ़ा चुका। विटामिन मैंने बताया था गाजर में कौन सा होता है? ए विटामिन पाया जाता है। गाजर का जो लाल रंग होता है वो लाल रंग किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन के कारण होगा। गाजर का जो लाल रंग होता है वो लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? एंथोसाइनिन वर्ण के कारण होता है। गाजर क्या होती है? यानी गाजर का रंग पीला भी होता है, ठीक है। और जो पीलापन रोग होता है वो पीला रोग किसके का? पीला जो रंग होता है, सॉरी रंग रोग बोल दिया मैंने, जो पीला रंग होता है वो पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। तो गाजर का लाल रंग आपको बताना है एंथोसाइनिन के कारण, और जो गाजर का पीला रंग है वो बताना आपको कैरोटीन के कारण, ठीक है। फिर बात करते हैं जलवायु। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा? गाजर के लिए जलवायु। गाजर को कब उगाते हैं? वही अपन सर्दियों में उगाते हैं। तो अपने पास में क्या शब्द आ जाएगा? ठंडा शब्द आ जाएगा, यानी ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सर आपको ध्यान रखना है कि गाजर के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है? तो ठंडी व नम जलवायु की आवश्यकता होती है। फिर बात करते हैं यहाँ पर टेम्परेचर की, कि गाजर के लिए कितना तापमान उपयुक्त होता है। गाजर के लिए आपको बताना है 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। कितना रहता है? 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है, ठीक है। यहां तक आपने देखा, कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। इसके बाद आ जाते हैं अपन बीज दर के ऊपर, यानी सीड रेट के ऊपर। गाजर की जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है? 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है? 5 से 6 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। चलो आगे देखो। सीड रेट पढ़ने के बाद में अपन देखते हैं इसकी वेराइटियां, यानी आपको इसकी वेराइटियां ध्यान रखनी है। वैरायटियों के रूप में सबसे पहली जो वैरायटी देखते हैं अपन वो देखते हैं, यानी केसर नाम से आती है। लेकिन एक जो केसर आएगा, डायरेक्ट जो शब्द आता है केसर, ये तो आती है मैंगो। किसके लिए आता है? मैंगो के लिए। लेकिन यहाँ गाजर में शब्द जो आएगा वो जुड़ा हुआ मिलेगा आपको पूसा केसर। क्या मिलेगा? पूसा केसर। तो वैरायटियों में पहली वैरायटी अपने देखी पूसा केसर, याद रखो तो रख लेना, वे अगेती वैरायटी है। किस प्रकार की वैरायटी है? अगेती वैरायटी है। फिर पूसा केसर के बाद में बात करते हैं, बाद में बात करेंगे पूसा मेघाली। कौन सी वैरायटी? पूसा मेघाली। नेक्स्ट वैरायटी आती है चेंटेनी। नेक्स्ट वैरायटी कौन सी है? चेंटेनी। उसके बाद बात करते हैं कश्मीर ब्यूटी, यानी नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने देखा कश्मीर ब्यूटी। जो चेंटनी होती है, एक विशेषता बता देता हूँ चेंटनी की भी। जो चेंटनी होती है वो केनिंग के लिए सर्वोत्तम होती है। चेंटनी वैरायटी केनिंग के लिए सर्वोत्तम होती है, डिब्बा बंदी के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखिए आपको कि डिब्बा बंदी के हो सकता है पूछ लिया जाए, तो डिब्बा बंदी के लिए वैरायटी कौन सी? चेंटनी, पूसा मेघाली, कश्मीर ब्यूटी, पूसा केसर। उसके बाद बात करते हैं गोल्डन हार्ट, पूसा यमदाकिनी, गोल्डन हार्ट, पूसा यमदाकिनी, पूसा यमदाकिनी। ये वैरायटियां किसके अंतर्गत आती है? गाजर के अंतर्गत आती है। आते हैं गाजर के कीटों के ऊपर, यानी कौन कौन से कीट गाजर में लगते हैं। तो देखो गाजर के अंतर्गत 2 कीट आपको ध्यान रखने हैं। एक गाजर का बिट्टल, गाजर का बिट्टल, और दूसरा आपको ध्यान रखना है लीफ होपर। ये 2 कीट होते हैं। इन 2 कीटों का प्रकोप मुख्यतया गाजर में होता है। नंबर 1 गाजर का बिट्टल, नंबर 2 यानी लीफ होपर, ठीक है। चलो
बात करते हैं यानी गाजर के रोगों की। गाजर में कौन कौन से रोग होते हैं? तो गाजर का पहला जो रोग है वो रोग पढ़ लेते हैं अपन, पाउडरी मिल्ड्यू। पहला रोग कौन सा पढ़ते हैं? पाउडरी मिल्ड्यू, यानी चुन्नी जो असिता होता है वो चुन्नी असिता का प्रकोप किसमें होता है? गाजर में होता है। दूसरे रोग की बात करें तो दूसरा रोग अपन देखते हैं इसमें, यानी आपका पीतशिरा मोजेक रोग। कौन सा देखते हैं? पीतशिरा बोल दो या डायरेक्ट आप यदि बोलना चाहो तो वहां पर आपके पास शब्द आ सकता है कैरोट येलो रोग। कौन सा आ सकता है? कैरोट येलो रोग। और जो कैरोट येलो है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होगा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां पर भी येलो शब्द आते हैं, येलो मतलब आपके मोजेक रोग होगा, यानी वायरस जनित रोग होगा। और ये किसके यानी क्या होता है? वायरल डिजीज होती है। वायरल का कोई ना कोई क्या होता है? वेक्टर होता है। और यहाँ पर वेक्टर क्या है? लीप होपर है। वायरल क्या वेक्टर क्या है? लीप होपर। तो आपका जो कैरोट येलो रोग है उस कैरोट येलो रोग का कारण क्या था? वायरस रोग, यानी वायरस जनित रोग था। और वायरस का क्या भाग क्या है? लीफ होपर है। ठीक है, ये तो आपके क्या होगी इसमें रोग आ गए। अब आ जाते हैं इसमें फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की अपन बात कर लेते हैं, कायिक विकारों की। तो कायिक विकारों के अंतर्गत देखो इसमें एक आता है कैविटी स्पॉट। गाजर का कैविटी स्पॉट रोग। कौन सा है? गाजर का कैविटी स्पॉट रोग। अब ये गाजर का जो कैविटी स्पॉट है यहाँ पर दो पोषक तत्व काम करते हैं। कितने पोषक तत्व काम करते हैं? दो पोषक तत्व काम करते हैं। एक की कमी होगी, एक की अधिकता होगी। यहाँ जो कैविटी स्पॉट है ये किसके कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण होता है? कैल्शियम की कमी के कारण होता है। कैल्शियम की कमी के साथ साथ यहाँ पोटेशियम की अधिकता होती है। क्या होता है? पोटेशियम की अधिकता। पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या आपके कैविटी स्पॉट है वो कैविटी स्पॉट किसकी कमी और किसकी अधिकता के कारण होता है? तो बताना है कैल्शियम की कमी के कारण और पोटेशियम की अधिकता के कारण होता है। और दूसरा आता है आपका फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, गाजर का फटना। गाजर का फटना, यहाँ पर वो फटना नहीं आएगा भाई, कहीं आप ये बता दो, क्योंकि मैं पहले बार बार आपको बताया था मैंने कि गाजर का कोई भी चीज फट रही है वहां पर आप बोरो बताओगे नहीं। यहाँ पर रीजंस दूसरी है, चीज दूसरी है, इसको समझना है। यहाँ पर इसको कहते हैं स्पिटिंग। ठीक है, तो गाजर का जो फटना होता है, गाजर का फटना से मतलब क्या होता है? यानी देखा होगा आपने जो गाजर की जड़ होती है, मेन जड़ के अलावा उसमें 3, 4, 5 जड़ें अलग से और निकल जाती है। उसको अपन क्या कहते हैं? गाजर का फटना कहते हैं। क्या कहते हैं? गाजर का फटना कहते हैं। अब ये गाजर का जो फटना होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन की तो अधिकता के कारण होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन की तो अधिकता होती है और यहाँ पर क्लोरीन की कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? क्लोरीन की कमी हो जाती है। एक बार वापस समझ लीजिए, गाजर का फटना। अब गाजर का फटना होता क्या है? तो गाजर का फटने के लिए आपको याद रखना कि गाजर की जो मुख्य जड़ होती है उस मुख्य जड़ के अलावा उसमें क्या होता है? 4-5 अतिरिक्त जो जड़ें निकलती है, उस अतिरिक्त जड़ों को अपन क्या कहते हैं? गाजर का फटना कहते हैं। और वो रीजंस किसके कि क्यों हो रहा है वो चीज? उसमें क्या हो रहा है? नाइट्रोजन की तो अधिकता हो रही है और जो क्लोरीन है उसकी कमी हो रही है। वो क्या होता है? गाजर का फटना होता है। ठीक है, चलो इसके बाद आ जाते हैं इसके यील्ड के ऊपर, उपज के ऊपर। तो जो भी आपके गाजर हैं, इस गाजर की यील्ड अपने को प्राप्त होती है 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी प्राप्त होती है? 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अपने को प्राप्त होती है। आगे समझ में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चंस या नहीं यहाँ पर। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वेजिटेबल्स। और नेक्स्ट वेजिटेबल्स अपन ले लेते हैं। अपने कौन कौन से बच गई? अब देखो, एक तो भिंडी बच गई अपनी। चलो इसके अंदर सबसे पहले अपन भिंडी ही लेते हैं। यानी नेक्स्ट वेजिटेबल्स के रूप में अपन ने देखा भिंडी। भिंडी का बॉटनिकल नेम एबल मोस्टास एस्कुलेंटास।
क्या आ जाएगा? एबलमोस्टस एस्कुलेंटस। ये आपके भिंडी का बॉटनिकल नेम आ गया, यानी भिंडी का बॉटनिकल नेम एबलमोस्टस एस्कुलेंटस। फिर बात करते हैं भिंडी की फैमिली की। तो जो भिंडी की फैमिली होती है वो कौन सी होती है? मालवेसी। कौन सी होती है? मालवेसी, यानी मालवेसी कुल के अंतर्गत आती है भिंडी। भिंडी का ओरिजिन प्लेस अफ्रीका। भिंडी का जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या है? अफ्रीका है। यानी यहाँ पर आपको हालांकि ओरिजिन प्लेस पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन तो आपके कहीं से भी आ सकता है। तो यहाँ ओरिजिन प्लेस आ गया आपके पास में अफ्रीका। अब बात कर लेते हैं जो भिंडी का फल का प्रकार होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, भिंडी के फल का प्रकार। और फल का प्रकार, हालांकि मैं फल का प्रकार से पढ़ा चुका हूं, हो सकता है वहां पर मैंने इसका एग्जाम्पल दिया होगा। आप अपन ने पढ़ा था फलों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण, तो हो सकता है शायद वहां पर मैंने बताया होगा। देखो भिंडी का जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? कैप्सूल। भिंडी के फल का प्रकार क्या होता है? कैप्सूल होता है। फिर बात करते हैं इस भिंडी को अपन क्या कहते हैं? सब्जियों की रानी। भिंडी को क्या कहते हैं? सब्जियों की रानी। और सब्जियों का राजा क्या है? यानी आलू। सब्जियों का राजा तो क्या हो गया? आलू। और सब्जियों की रानी क्या हो गई? भिंडी। तो सब्जियों की रानी। फिर बात करते हैं भिंडी के लिए जलवायु। देखो भिंडी को कब बोलते हैं? यानी अपन खरीफ सीजन में बोलते हैं, गर्मियों में बोलते हैं। तो खरीफ सीजन के लिए सिंपल सी बात आ गई, यानी यहाँ शब्द क्या जाएगा अपने पास में? उष्ण आ जाएगा। क्या जाएगा? उष्ण आ जाएगा। तो उष्ण व नम जलवायु की आवश्यकता होती है किसके लिए? भिंडी के लिए। टेम्परेचर की बात करें तो देखो अंकुरण के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर आपको अलग रखना है, और एक कंडीशन ऐसी आती है कि उसमें टेम्परेचर लो हो जाता है बिल्कुल, तो वहां पर वो क्या होता है? उसके लिए हानिकारक होता है। तो यहाँ पर आप बता दीजिए अंकुरण के लिए टेम्परेचर। अंकुरण के लिए टेम्परेचर आपको याद रखना 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना याद रखना है? 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड बताना है। लेस देन 15% यदि 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, यानी 15 डिग्री से कम टेम्परेचर हो जाए तो क्या होता है? इसके लिए हानिकारक हो जाता है। यानी 15 डिग्री से कम तापमान नहीं होना चाहिए भिंडी के लिए। भिंडी के लिए 15 डिग्री से अधिक ही तापमान होना चाहिए। और अंकुरण के लिए आपको याद रखना है 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब आ जाते हैं यानी जलवायु के बाद में सीड रेट के ऊपर बीज दर। बीज दर फिर यहाँ पर थोड़ा सा अलग अलग बीज दर अपन पढ़ेंगे। एक खरीफ के लिए पढ़ेंगे और एक अपन गर्मियों के लिए पढ़ेंगे। गर्मियों का मतलब जायद। बीज दर देखो, एक का आपको बताना खरीफ फसल और एक बताना है आपको जायद फसल। देखो खरीफ जो फसल होती है उस खरीफ फसल के लिए अपने भिंडी की जो बीज दर होती है वो नॉर्मल अपन रखते हैं 8 से 10 केजी। कितना रखते हैं? 8 से 10 केजी रखते हैं। आया हुआ क्वेश्चन सुपरवाइजर 2015 का जो एग्जाम हुआ था उस 15 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था, क्या भिंडी की ग्रीष्मकालीन बीज दर कितनी होती है? भिंडी की ग्रीष्मकालीन बीज दर कितनी होती है? अब ग्रीष्मकालीन का मतलब आप क्या समझोगे? यानी यहाँ पर खरीफ नहीं समझना है, ग्रीष्मकालीन का मतलब होगा जायद। ग्रीष्मकालीन का मतलब क्या होता है? जायद होता है। भाई सिंपल सी बात है, गर्मियां कब पड़ती है अपने जायद में बोएंगे तो टोटल अप्रैल मई जून जो भी आपका टाइम होता है वो क्या होता है? गर्मियों का होता है। तो वो क्या होता है? ग्रीष्मकालीन। हमेशा याद रखना जो मेन जो सीड रेट होती है उसके सीड क्या करते हैं अपन? उसका डबल कर देते हैं, यानी 2 गुना कर देते हैं। तो यहाँ पर जो जायद की जो सीड रेट आएगी वो जायद की सीड रेट कितनी आती है? 18 से 20 केजी आएगी। हालांकि 16 से 20 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना आ गया अपने पास में? 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर आ गया। मेन जो क्रॉप थी वो मेन क्रॉप आपकी खरीफ की है। यहाँ सीड रेट रख रहे हैं 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर और जायद के लिए सीड रेट रख रहे हैं 18 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसकी वेराइटियां।
देखो क्या पढ़ना है इसमें, नेक्स्ट वेराइटियां पढ़नी है। तो वेराइटियों के रूप में देखो सबसे पहले पर पढ़ लेते हैं पूसा क्रांति। पूसा क्रांति, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन क्रांति सबसे पूसा सावनी, पूसा सावनी। फिर बात करते हैं परभनी क्रांति, उसके हिसाब से बता दिया पहले, तो परभनी क्रांति। अब यहाँ जहां पर मैंने आपको कृषि से संबंधित क्रांतियां पढ़ाई थी, वहां मैंने क्या कहा था कि आपके परभनी क्रांति कोई रिवोल्यूशन नहीं है, ओनली और ओनली भिंडी की बीज यानी क्या है, वैरायटी है। तो आपको ध्यान रखना परभनी क्रांति वैरायटी किससे संबंधित है, यानी भिंडी से संबंधित है। दूसरी वैरायटी अपने पढ़ ली पूसा सावनी। फिर आता है अर्का अनामिका, अर्का अनामिका। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में देख लेते हैं अपन अर्का अभे। कौन सी वैरायटी देखते हैं, अर्का अभे। इनमें से दो वैरायटी तो आपको ये तो इंपॉर्टेंट ही याद करनी है भाई, पूसा सावनी और परभनी क्रांति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटियां हैं। फिर आता है पंजाब पद्मनी। नेक्स्ट वैरायटी के रूप में अपन ने देखा पंजाब पद्मनी, पंजाब पद्मिनी, ठीक है, पंजाब पद्मिनी। फिर बात आती है अर्का लालिमा, एक वैरायटी, सॉरी अर्का क्या, काशी लालिमा, एक वैरायटी अभी न्यू आई है जिसका नाम है काशी लालिमा, न्यू वैरायटी। न्यू वैरायटी कौन सी है, काशी लालिमा। ये काशी लालिमा क्या होती है, यानी आपके किसकी वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है। फिर यहाँ पर आजाद क्रांति, वर्षा उपहार, आजाद क्रांति बताया था मैंने, बेहतर पढ़ाया था कि एक क्रांति आजाद क्रांति शब्द आएगा वो भिंडी में भी आएगा और एक आपके व्यंजन में भी थी। यहाँ पर दूसरी वैरायटी देखिए वर्षा उपहार, वर्षा उपहार, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ लिया अपन ने पूसा सावनी, परभनी क्रांति, अर्का अनामिका, अर्का अभे, पंजाब पद्मिनी, काशी लालिमा, आजाद क्रांति, वर्षा उपहार। और एक इसकी म्यूटेंट वैरायटी यदि आप रखना याद रखना चाहो तो वो याद रखना MDU1, MDU1 क्या है, भिंडी की उत्परिवर्तित किस्म है, म्यूटेंट वैरायटी है। हालांकि बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन है, आपके यहाँ जेट में इतना लेवल नहीं होता है कि आपको इसका इतना डीप क्वेश्चन पूछा जाए कि भिंडी की म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि आपकी भिंडी की जो म्यूटेंट वैरायटी है उस म्यूटेंट वैरायटी का नाम क्या है, MDU1 वैरायटी म्यूटेंट वैरायटी है, ठीक है। ये तो अपने क्या कर लिया, इसकी वैरायटियां देख ली। अब आ जाते हैं इसके कीटों के ऊपर, यानी भिंडी में कौन कौन से कीट लगते हैं। कीट पेस्ट जो होते हैं, उन पेस्ट में जो भिंडी में देखो पेस्ट लगते हैं, एक तो इसका फल छेदक, यानी जो फल छेदक होगा वो फल छेदक क्या होता है, इसका मेजर पेस्ट होता है। क्या होता है, फल छेदक इसका मेजर पेस्ट होता है। और दूसरा जो कीट लगता है इसमें वो लगता है हरा तेला। कौन सा कीट लगता है इसमें, हरा तेला। तो यहाँ पर दो कीटों का प्रकोप यहाँ पर होता है। और हाँ, एक साथ में आप सफेद मक्खी याद रखोगे, और ये सफेद मक्खी आगे काम में आने वाली है, मैं रोग में बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक तीसरा जो कीट आया, वो तीसरा कीट अपने पास में कौन सा आ गया, सफेद मक्खी आ गया। ये तो आपने क्या हो गए, इसके कीट हो गए। अब आ जाते हैं इसके रोगों के ऊपर। देखो पहला रोग मोजेक रोग, क्योंकि सफेद मक्खी काम में आने वाली है, इट मींस कोई भी वायरल डिजीज है। तो रोगों के अंतर्गत पहला जो रोग आया वो कौन सा आ गया, आपके मोजेक रोग। कौन सा आ गया, मोजेक रोग। और मोजेक आप जानते हो किसके द्वारा फैल रहा है, वायरस के द्वारा फैल रहा है। और यहाँ पर जो वेक्टर काम आ रहा है, वहां काम में आ रहा है वायरस का, वो क्या आ रहा है, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई। क्या नाम में आ रहा है, व्हाइट फ्लाई जो है वो व्हाइट फ्लाई क्या हो गई, इसकी वेक्टर हो गई। फिर बात करते हैं दूसरा जो रोग लगेगा, वो रोग लगेगा पाउडरी मिल्ड्यू। दूसरा कौन सा होगा, पाउडरी मिल्ड्यू।
और तीसरा अपन ले लेते हैं मूल गांठ सूत्रकर्मी। कौन सा ले लेते हैं? मूल गांठ सूत्रकर्मी। देखो जो मूल गांठ होता है वो कौन से सूत्रकर्मी के द्वारा होता है, मैंने आपको नहीं बताया तो याद रखना, हमें जहां पर भी सूत्रकर्मी आएगा वहां पर आपको बताना है मेलाइडोगाइनी। मेलाइडोगाइनी जो सूत्रकर्मी होता है, इस मेलाइडोगाइनी सूत्रकर्मी के द्वारा कौन सा रोग होता है? मूल गांठ सूत्रकर्मी रोग होता है। ठीक है, ये तो आपने क्या देख लिए? इसके रोग देख लिए। अब आ जाते हैं अपने पास में लास्ट बच जाता है इसका इल्ड बच जाता है, बच जाता है। तो देखो इल्ड जो होगी वो नॉर्मल जो इल्ड होगी यानी मेन जो क्रॉप होगी, मेन क्रॉप की इल्ड प्राप्त करने को होगी 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी इल्ड प्राप्त होगी? 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। और जो ग्रीष्मकालीन थी उसकी हाफ हो जाती है। ग्रीष्म बीज दर क्या होती है? डबल हो जाती है। इल्ड अपने को जो प्राप्त होती है वो क्या हो जाती है? हाफ प्राप्त होती है। और हाफ कितनी होती है? 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। यानी आपको भिंडी में कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्रॉप के रूप में यानी वेजिटेबल्स के रूप में देखते हैं अपन लहसुन। क्या ले लेते हैं? लहसुन अपन ले लेते हैं। शायद अपने वेजिटेबल्स में अब लहसुन, प्याज दो ही बचे और आपकी जो भी कुकर बिट्स हैं वो बच गई। तो यहाँ पर देखो अपन पहले ले लेते हैं लहसुन, याद अपन बाद में देखते हैं, पहले लहसुन देख लेते हैं। लहसुन का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? एलियम सेटाइवम। एलियम सेटाइवम पहली चीज, बॉटनिकल नेम आ गया। बॉटनिकल नेम क्या आया? एलियम सेटाइवम। ये एलियम सेटाइवम बॉटनिकल नेम लहसुन। दूसरा नाम आएगा एलियम सिपा। दूसरा नाम क्या आएगा अपने पास में? एलियम सिपा। जहां पर भी एलियम सिपा आ जाए वहां पर आपको बताना है प्याज। क्या बताना है? प्याज आपको बताना है। दूसरी चीज इसकी वैरायटी यानी फैमिली, तो फैमिली आती है एलियेसी। फैमिली कौन सी है? प्याज की और लहसुन की, एलियेसी। ठीक है, अब आ जाते हैं इसका ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस है अपने मध्य एशिया। ओरिजिन प्लेस क्या है? मध्य एशिया। तीनों चीज समझ में आ गई? एलियम सेटाइवम, एलियेसी और मध्य एशिया। ठीक है, चलो अब एक चीज आपको यहां पर इंपोर्टेंट फिर काम में आती है, लहसुन का तीखापन या उसमें गंध। लहसुन का तीखापन, लहसुन का तीखापन जो होता है वो होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड। डाई डाइसल्फाइड। ठीक है, एक नाम तो आ रहा है। दूसरा आ रहा है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। अब जहां पर डाई एलाइल डाइसल्फाइड आ जाए वो तो बताना है किसके लिए? लहसुन के लिए। ठीक है, दूसरी चीज जहां पर एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड आ जाए वहां आपको बताना है प्याज के लिए। याद ना हो दूसरा हिंट दे देता हूं, जहां पर 2 डाई आए वहां पर लहसुन, जहां पर 1 डाई आए वो किसके लिए? प्याज के लिए। जैसा कि आपको याद होता है डाई एलाइल डाइसल्फाइड लहसुन, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड प्याज। ठीक है, कैसे भी आपको याद हो रहा है? मैंने दूसरा हिंट आपको बता दिया कि जहां पर 2 डाई आ रहे हैं इट मींस वो किसके लिए होगा? लहसुन के लिए होगा। ठीक है, और जहां पर 1 डाई आ रहा है इट मींस वो किसके लिए होगा? प्याज के लिए होगा। यानी प्याज वाले में क्या शब्द आएगा अपने पास में? एलाइल शब्द आएगा, प्रोपाइल शब्द आएगा। ठीक है, तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। बात करते हैं इसकी जलवायु की, यानी आपकी
किस प्रकार की जलवायु आवश्यक होती है। तो देखो लहसुन कब बोते हैं, लहसुन का जो भी बोने का जो समय होता है वो क्या होता है अपने, कौन सी ऋतु, रबी सीजन होती है। रबी सीजन की अपने कब बोते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोते हैं। यानी जो रबी सीजन होती है वो रबी सीजन अपन कब बोते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक बोते हैं। अब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर जो भी अपन क्रॉप बो रहे हैं उनके लिए अपन क्या लिख रहे हैं, जलवायु ठंडी जलवायु। क्या लिख रहे हैं, ठंडी जलवायु लिख रहे हैं। तो अपने पास में जो लहसुन होता है उस लहसुन के लिए आपको पहला जो चीज पूछी जाएगी वो क्या पूछी जाएगी, यानी कौन सी जलवायु की होगी, ठंडी व नम जलवायु की होगी। ठंडी व नम जलवायु की क्रॉप कौन सी होगी, लहसुन होगी। टेम्परेचर दूसरी चीज क्या पूछा जाएगा, टेम्परेचर पूछा जाएगा। टेम्परेचर आपको नॉर्मली जो आपको याद रखना होता है वो याद रखना होता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी एवरेज जो टेम्परेचर आएगा वो एवरेज टेम्परेचर कितना होता है, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फिर आता है सीड रेट, बीज दर। नेक्स्ट अपन देखते हैं बीज दर। यहां पर अपन पढ़ रहे हैं बीज दर, और बीज दर आपको पढ़ना है। देखो दो कंडीशन में आपको बता देता हूं, एक तो केजी में यदि आप ले रहे हो, केजी में आपको लेना है 400 से 500 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना काम लेना है, 400 से 500 केजी प्रति हेक्टेयर लेना है। और यदि क्विंटल ले रहे हो तो क्विंटल आपको ऑप्शन जो क्विंटल आ रहा है तो क्विंटल में बताना आपको 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कलियां, क्योंकि अपन क्या काम में लेते हैं, लहसुन की कलियां ही तो काम में लेते हैं। तो उन कलियों का वजन कितना होना चाहिए, या तो 400 से 500 केजी होना चाहिए, या आपके क्विंटल आए तो आपको 4 से 5 क्विंटल बताना है। उसके बाद आते हैं इसकी वैरायटियां यानी उन्नत किस्में। देखो किस्मों के अंतर्गत पहली वैरायटी आपको बताना है एग्री फाउंड पार्वती। एग्री फाउंड पार्वती, ठीक है, पहली वैरायटी अपन ने कौन सी बताई, एग्री फाउंड पार्वती। उसके बाद में दूसरी आपको बतानी है एग्री फाउंड व्हाइट। एग्री फाउंड व्हाइट। उसके बाद में आते हैं जामनगर लोकल, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी है अपने लोकल, यानी लोकल जो एरिया है उस लोकल एरिया के लिए वैरायटी कौन सी काम में लेते हैं, जामनगर लोकल ही काम में लेती हैं। तो आपको वैरायटी पूछी जाएगी जामनगर लोकल, किसकी वैरायटी रहती है आपके, यानी लहसुन से संबंधित आ गई, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं लाडवा। नेक्स्ट वैरायटी का नाम आता है लाडवा, और उसके बाद आता है हिसार स्थानीय, ठीक है। ये सारी की सारी वैरायटी किससे संबंधित है, आपके लहसुन से संबंधित है। यानी एग्री फाउंड पार्वती, दूसरी चीज एग्री फाउंड, यहाँ पर जामनगर लोकल, लाडवा, हिसार स्थानीय। ये वैरायटी अपन ने किसके लिए पढ़ ली, लहसुन के लिए पढ़ ली। लास्ट आता है यहाँ पर कीटों के अंतर्गत। कीटों के अंतर्गत एक ही कीट का प्रकोप होता है और वो कीट कौन सा है, थ्रिप्स। कौन सा कीट है, थ्रिप्स कीट आता है। कीटों के अंतर्गत कीट आया आपके पास में थ्रिप्स, यानी आपके लहसुन में कोई और अन्य कीटों का प्रकोप नहीं होता है। थ्रिप्स के अलावा रोग, कोई विशेष रोग नहीं है। और लास्ट आपको ध्यान रखना है उपज, इल्ड अपने को कितनी प्राप्त होती है, तो इल्ड यहाँ पर अपने को प्राप्त होती है 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी प्राप्त होती है, 80 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, जो कि अपने वेजिटेबल्स बच गई वो देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।